अंत में मैं दो मुख्य बातों की तरफ आप लोगों का ध्यान करना चाहूंगा। पहला, इस देश में माइनॉरिटीज के प्रति बढ़ती इंटॉलरेंस, ये ना केवल हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि विदेशों के अंदर भी एक बुरा संदेश फैलाती है। ये हमारी देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी जाता है और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। और दूसरा है, मैं ये चाहूंगा कि मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटीज के प्रति थोड़ी सी उदारता और थोड़ी जेनरोसिटी और बढ़ाएं। अगर हम थोड़ी उदारता और जेनरोसिटी बढ़ाएंगे तो गरीब तो नहीं हो जाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसी टॉलरेंस का, इसी जेनरोसिटी का जिक्र कई बार आया है। अहिंसा परमो धर्मों को आधार बनाकर हमारे धर्म ग्रंथ बताते रहे हैं। हमें हर हालत में अपनी इसी मानसिकता को, अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी उदारता को दिखाना चाहिए। और अंत में मैं आज के आयोजकों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजन किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया कि मैं अपनी बात यहां पर रख सकूं। नमस्कार, जय हिंद। वी आर लूजिंग अवर मोरल कंपास। हम लोग इस तरह से, तो जो देश का माहौल है वो राइट विंग फंडामेंटलिस्ट की तरफ हो रहा है पूरा। ये जो लीचिंग फॉर बीफ, लीचिंग फॉर काउ और ये अल्पसंख्यकों की हत्या जो हो रही है, ये तो हमारे आइडिया ऑफ इंडिया के बिल्कुल खिलाफ जा रही हैं बातें सारी। नमस्ते सर। सर मैं रोहिणी। हाँ बोलो बेटा। सर मैं यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ और आपके काम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं आपके बहुत से केसेस को काफ़ी दिलचस्पी से फॉलो करती हूँ और उन पर मैंने रिसर्च भी किया है सर। वेरी गुड सर। आपके जजमेंट्स हम स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही मशहूर है सर। बहुत बढ़िया बेटा। अपने स्टूडेंट्स को मेरी शुभकामनाएं देना और पढ़ाई के लिए तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट। और मेरे केसेस को इस तरह से पढ़ते रहा करो, ठीक है? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो इंडिया का माहौल, क्योंकि सर रोहिणी तुम देख रही हो मैं कुछ खास लोगों से बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मेरा इरादा आपकी बातों में दखल देना नहीं था। दरअसल अभी आपने जो लेक्चर दिया उससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है सर। मेरे लेक्चर से रिलेटेड? जी सर। गुड, लेकिन एक सवाल। जी सर। सर आपके लेक्चर के अंत में आपने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ इस बात का समर्थन करते हैं कि हमें अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता दिखानी चाहिए। हाँ हाँ। तो क्या आप मुझे उन ग्रंथों के नाम बता सकते हैं सर? देखो रोनी, मुझे लगता है तुम यहाँ पर कुछ एक नया बखेड़ा खड़ा करना है। कुछ तुम्हारा इरादा कोई नेक नहीं लग रहा। इधर चुपचाप यहाँ से चली जाओ तुम। सर मैं तो एक सिंपल सा वास्तविक सवाल पूछ रही हूँ। देखो रोनी, मैंने कहा है कि यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को निपटना अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है सर। तो आप खुद अपने केस के बारे में भी जानते होंगे, वही केस सर जिसका फैसला आपने पिछले ही महीने दिया है। तुम मेरी बात को मान नहीं रहे। सिक्योरिटी, हेलो प्रीति बेटा। हेलो पापा। कैसा है बच्चा? मैं ठीक हूँ, आप
मैं बहुत अच्छा हूँ। गुड। मम्मा भी बहुत अच्छी है, दादी भी अच्छी है। चलो गुड। हाँ और तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा? एज यूजुअल। गुड गुड। आप कहाँ हो? मैं बस बेटा अभी एक लेक्चर से आ रहा था। कैसा रहा? बहुत बढ़िया गया, सिवाय एक इडियट के। कोई जर्नलिस्ट था? नहीं नहीं नहीं, कोई पत्रकार नहीं था, बस एक ट्रोल थी। कौन थी? वही हिंदू भक्त टाइप, यू नो दैट। हाँ। हम्म। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, भगाना पड़ा उसको वहां से, हंगामा करने की सोच रही थी। पापा प्लीज संभल के रहिएगा। अरे ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? थिएटर, मॉडलिंग? गॉट अ न्यू मॉडलिंग असाइनमेंट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सुनो, हाँ पापा। जिसके साथ तुम आजकल मॉडलिंग कर रही हो बेटा, हाँ हाँ उसका नाम, पता और टेलीफोन नंबर मुझे भेज देना। भेज दूंगी पापा। ओके बेटा, एंजॉय। थैंक यू पापा। लव यू बच्चे। लव यू टू पापा। बाय। ओके। मेरी माँ के पेपर्स लेते आओ। जी सर। ठीक है सर। सर क्या है? सर ये गाड़ी में कुछ आपका छूट गया है। मैंने तो नहीं गिराया। पर आपका नाम लिखा है शायद। दिखाओ तो। नहीं मेरा नहीं, फेंक दो उसको। ठीक सर। ए मोहन, सर लाओ तो। हाँ मैं खुद ही देख लूंगा। ठीक सर। ये शर्मिला। अच्छा हुआ आप आ गए। आज इतनी देर क्यों लगा दी आपने आने में? पता नहीं है मिस्टर और मिसेस वर्मा आते ही होंगे। ओह, मैं तो भूल ही गया था। बस अभी आया तैयार होकर। तुमने माँ से बात की? क्या वो बैठेगी हमारे साथ डिनर पर? मैंने पूछा था उनसे, पर उन्होंने मना कर दिया। चलो ठीक है, मैं आता हूँ तैयार होकर। मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? हाँ जल्दी जल्दी। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर कमिंग, गुड नाइट। थक गया आज तो। हाँ। बहुत हेक्टिक दिन था मेरा, और कल का दिन भी उतना ही हेक्टिक है मेरा। अच्छा। मैं माँ से मिलकर सोने जा रहा हूँ। ठीक है। माँ, आओ बेटा, आओ। क्या बात है माँ, आप हमारे साथ डिनर पर नहीं आए? बेटा मुझे ना बहुत थकान महसूस हो रही थी, और फिर मुझे तुम्हारे इन बुद्धिजीवी दोस्तों के साथ मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं बेटा। मेरे लिए मेरे राम और कृष्ण बहुत हैं। क्या कहा माँ? बुद्धिजीवी? तुमने खाना तो खा लिया ना माँ? हाँ खा लिया। अच्छा माँ चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। बुद्धिजीवी। संजीव। हाँ माँ। बेटा हाल ही में तुमने कोई विचित्र घटना के बारे में कोई खबर कहीं पढ़ी या कुछ सुना क्या? नहीं तो, पर क्यों? नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी बेटा। जाओ सो जाओ तुम, कल तुम्हें बहुत काम भी है ना। ठीक है माँ। विचित्र घटना।
हुआ मिला। इस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है और अर्जेंट भी। अरे हाँ हाँ हाँ, ये मोहन ने शाम को दिया था मुझे, कहने लगा कि गाड़ी में रखा था। पता नहीं। तो आप इसको खोलकर देखेंगे नहीं? लाओ दो मुझे। नवविवाहित लड़की की बेरहम हत्या, पति पुलिस की हिरासत में। आयशा शेख नाम की 20 साल की लड़की की बड़े घिनौने तरीके से हत्या कर दी गई। उसकी लाश 2 दिन पहले ही बरामद हुई। उसे उसके पति एजाज शेख ने मार डाला। उसकी शादी को केवल 10 ही दिन हुए थे। आयशा एक मॉडल बनना चाहती थी और इस बात से उसके पति नाखुश थे। उसके पति के लिए आयशा का दूसरे मर्दों के साथ उठना बैठना उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह डाल रहा था और इसी शक की वजह से एजाज ने बड़े ही घिनौने तरीके से अपनी पत्नी को मार डाला। उसकी लाश आधी नंगी थी। उसका सर इस हद तक फोड़ दिया था कि चेहरा देखकर लाश को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। पुलिस को एक दिन की छानबीन और मशक्कत के बाद एजाज शेख हाथ लगा, जो अपने एक करीबी दोस्त के घर में छिपकर बैठा था। गिरफ्तारी के दौरान एजाज और उसके दोस्तों ने पुलिस को रोकने, उनके खिलाफ लड़ने की भी कोशिश की। पूछताछ के दौरान एजाज ने आयशा के कत्ल के इल्ज़ाम को कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उसने 2 बार पहले भी निकाह किया था, जिसमें से उसने एक बीवी को पहले ही तलाक दिया। निकाह से पहले आयशा का नाम अवंतिका चौधरी था। निकाह से पहले आयशा का असली नाम अवंतिका चौधरी था। क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ? क्या था लेटर में? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है। हाँ माथुर। हाँ सर। मैं संजीव। हाँ सर बोलिए। माथुर एक काम करो। हाँ सर। वो कहो, जो अवंतिका नाम की लड़की थी ना। कौन सी अवंतिका सर? अरे जिसका केस मेरे यहाँ चल रहा था पिछले महीने। हाँ, उसके बारे में पता करो, क्या हुआ उसको। अभी सर? हाँ अभी पता करो। ठीक है सर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर। और सुनो, मेरे लैंडलाइन पे फोन मत करना, मेरे मोबाइल पे फोन करना। ठीक है सर। हाँ ठीक है। मैं वेट करूँगा तुम्हारा। हाँ हाँ माथुर। सर बहुत ही बुरी खबर है सर।
क्या हुआ? अवंतिका का खून हो गया है सर। What? उसके पति एजाज ने उसका खून कर दिया है सर। अभी वो पुलिस हिरासत में है सर। सर और सर सर आप लाइन पे हैं सर? देखिए, ये एक स्पेशल केस है, इसीलिए मैंने आप लोगों को अपने इस चैम्बर में बुलाया है। आमतौर पर मैं दोनों पक्षों से बात कोर्ट रूम में करता हूं, लेकिन इस एक केस पे मीडिया की और पब्लिक की बहुत ज्यादा नजर है, इसीलिए मेरा यह जानना बहुत जरूरी हो जाता था कि आखिर आप दोनों किस लेवल पर हैं। क्या इस स्थिति में कोई समाधान है या नहीं? हाँ, तो राजेंद्र जी, आप जानते होंगे कि आपकी बेटी 20 साल की हो चुकी है। मैं जानता हूं सर। तो फिर एजाज के साथ शादी करने में आपको इतराज क्या है? ये इसके लायक नहीं है, और तो और अभी ये उम्र में बहुत छोटी है। कॉलेज के 2 ही साल पूरे किए हैं इसने। हाँ, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब ये माइनर नहीं है और कानूनी तौर पर ये अपनी जिंदगी खुद जी सकती है और किसी को कोई हक नहीं कि इसके फैसले पर किसी तरह का उल्लंघन करे। मेरा ख्याल है आप इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। मैं मानता हूं सर, अवंतिका अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सकती है, यह अधिकार है उसका। पर इस अधिकार के साथ इसके मां बाप, जिन्होंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, क्या इनके प्रति इसकी कोई जिम्मेदारी या कर्तव्य नहीं है? जब आप उसे उसकी पसंद के लड़के से निकाह करने से रोक रहे हैं तो भला कैसे जिम्मेदारी? मिस्टर एजाज, सर एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं। दरअसल ये अपनी बेटी का निकाह मेरे से इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। नफरत करते हैं ये मुसलमानों से। वो इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है कि वो चाहे या ना चाहे मुझे तो उनका दामाद बनना ही है। वो मेरा ही बच्चा होगा जो इसके गर्भ में पलेगा और वो भी आगे चलकर मुसलमान ही कहलाएगा। मिस्टर एजाज, आप इस तरह की बातें यहां नहीं बोल सकते। अगर आपको इसी तरह की बहस करनी है तो आप कोर्ट से बाहर चले जाइए। सॉरी मिलॉर्ड, पर शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि पिछले कुछ महीनों में हम कितने दर्द और दबाव से गुजरना पड़ा है। ये हिंदुत्व के भगवाधारी गुंडों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हमें लगातार सताते रहे हैं। और तो और सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ एक बहुत ही घिनौनी मुहिम चलाई गई। बेहद डरावना था ये सब। मुझे और मेरे परिवार वालों को धमकाया गया और ये सब हम बेहद मुश्किलों से झेलते रहे। राजेंद्र जी, क्या ये सच कह रहे हैं? इसने जो अभी हिंदुत्व के भक्तों का जिक्र किया वो मेरे ही रिश्तेदार हैं मिलॉर्ड। अवंतिका के मामा, चाचा, बुआ सब। और हम इन्हें कोई धमकी नहीं दे रहे थे, बल्कि इनको वास्तविकता समझा रहे थे। और तो और हम तो इन दोनों के पांव भी पड़े थे। रिश्तेदार? मुझे तो भगवाधारी कपड़ों में गुंडे लग रहे थे। मैं चाहता तो अकेले ही उनसे निपट लेता। मुझे बस 15 मिनट चाहिए थे, पर इसके इश्क ने मुझे रोक लिया। हाँ, तो अवंतिका, क्या आप एजाज से शादी करना चाहती हैं? हाँ सर, मुझे परवाह नहीं कि मेरी शादी में मेरे माँ बाप शामिल होंगे या नहीं,
पर मुझे अपने आगे की जिंदगी इजाज के साथ ही बितानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ मिलॉर्ड, अगर आप हमारा समझौता करवाते हैं तो आपको मेरी और इजाज की निकाह को शामिल करना ही होगा। वैसे आपकी क्या एडवाइस है? मेरी एडवाइस? पर व्हाई? क्योंकि इस समय मुझे इनसे ज्यादा आप पे यकीन है। और जो एडवाइस मैं बोलूंगा क्या तुम उसे मानोगी? बिल्कुल। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से कुछ बात करना चाहता हूं। तब तक आप दोनों बाहर जाकर बैठो। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। तो राजेंद्र जी, मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जितना इजाज के बारे में मैंने पढ़ा है उससे मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन लगा हो। आपकी बेटी उसके घर में खुश रहेगी। पर वो अपनों में से थोड़ा ही है सर। राजेंद्र जी से क्या फर्क पड़ता है? आप 21वीं सदी के आधुनिक भारत में रह रहे हैं इस समय। छोड़ दीजिए पुरानी बातें। कितने ही मुगल बादशाहों से हिंदू औरतों ने शादी की है। और तो और ये आजकल बॉलीवुड के अंदर कितनी हीरोइनें हैं जो इस तरह शादियां कर रही हैं। मेरी बात मानिए, अपने केस को वापस ले लीजिए और जो वो वकील की फीस दे रहे हैं ना, उसे बचाकर आप इन दोनों की शादी का अच्छा बंदोबस्त कर लीजिए। और तो और ये मीडिया और पब्लिक आपकी इस प्रोग्रेसिव सोच की दाद देगा, सलाम करेगा आपको। एक इंस्पिरेशन बनेंगे आप दुनिया के लिए। अपने पोते पोतियों के साथ खेलिए। और हाँ, वो क्या कहते हैं, वो ये लोग बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं, उसका आनंद लीजिए। बहुत टेस्टी होती है बिरयानी है? जो आपने कहना था वो कह चुके आप। देखिए राजेंद्र जी, आपके इस केस में कोई दम नहीं है। जीतने की आशंका ना के बराबर है आपकी। वो तो देख लेंगे सर, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। एक आश्वासन चाहता हूं। बोलिए। क्या ये एक फेयर ट्रायल होगा? अदालत में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ यही एक बात है जिस पे मैं विश्वास रखता हूं, और वो है इंसाफ। धन्यवाद। राजेंद्र जी, एक आखिरी सलाह आपको देना चाहूंगा। ये जो हिंदू भक्त घूम रहे हैं ना, इनसे जरा दूर ही रहिएगा। मेरी भी एक छोटी सी सलाह है आपको। महाराणा प्रताप को आज भी करोड़ों लोग याद करते हैं। मान सिंह को कोई पूछता तक नहीं है। क्या हुआ? आप सोते क्यों नहीं हैं? कितनी देर हो गई? आपने तो कहा था कल आपका बहुत बिजी डे है।
और 1:30 बज रहे हैं। चलिए चल के सोएं। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। नहीं, आराम बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ चलेंगे। चलिए। लव यू प्रीति। जॉगिंग करो। संजीव, संजीव, अरे क्या हुआ? आज तुम जॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं करना नहीं चाहता यार, और थक गया। रात सो भी नहीं पाया मैं। वो तो मैं देख रहा हूं, पर तुम तो टायर्ड ही नहीं। You are looking almost depressed, यार। Yes, probably I'm depressed. क्या हो गया तुम्हें? संजीव, संजीव। You carry on. मैं थोड़ी देर उस बेंच पे बैठना चाहूंगा। तुम चाहो तो मैं इंतजार कर सकता हूं, जब तक तुम बेटर फील करते हो। नहीं, यू कैरी ऑन, मैं वहां आराम करूंगा। ओके। आज तुम कोर्ट तो आ रहे हो ना? हाँ? आज कोर्ट तो आ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। संजीव, हाँ। आज लगता है कि तुम्हारी कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस की सुनवाई है। हाँ हाँ, उसी सुनवाई का आज आखिरी दिन है। कैसा चल रहा है ये मुकदमा? ठीक चल रहा है। जस्ट स्टॉप बॉर्न डैड, जिसे ना फ्यूचर की चिंता है ना पास्ट की चिंता है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो इस देश में बहुत से लोगों के साथ है, और इस देश के लिए अच्छा भी नहीं है, ये तुम जानते हो। हाँ, पर क्या करें बॉस, कुछ नहीं कर सकते आप। राजेंद्र जी, आप? सर, अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। देखिए राजेंद्र जी, मैं इस तरह ओपनली आपसे नहीं मिल सकता। एक जज होने के नाते मैं उससे कभी नहीं मिल सकता जिसका मुकदमा मैं खुद देख रहा हूं, और अगर किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी होगी। मैं जानता हूं सर, पर आप एक जज की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बेटी के पिता होने की हैसियत से तो बात कर ही सकते हैं ना। प्लीज मेरी बात मान जाइए, केवल 2 मिनट। मैं आता हूं। ठीक है। देखिए, सिर्फ 2 मिनट। जी।
क्यों ना सर हम वहां बैठ के बात करें। आइए सर, पहली बात, पिछली बार मैं आपके चैम्बर में आपसे मिला था तो कुछ ज्यादा बोल गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। देखिए राजेंद्र जी, उसका मेरी निष्पक्षता पर कोई असर नहीं होता और अभी भी हम जो मीटिंग कर रहे हैं इसका अंतिम सुनवाई पर या फिर मेरे निर्णय पे कोई असर नहीं होने वाला। सर एक मिनट, ये देखिए। राजेंद्र जी, कोर्ट में भी आप मुझे इसको पहले देने की कोशिश कर चुके हैं, मगर आपने इसे बगैर देखे ही कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि हम आरोपी के खिलाफ इसे पुख्ता सबूत नहीं मान सकते। पिछली बार मैं आपके चैम्बर में आपसे मिला था तो आपने मुझे आश्वासन दिया था कि कोर्ट में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन इस तरह की झूठी और नफरत की बातों के साथ बिल्कुल भी नहीं। सर, ना तो ये नफरत है ना ये बातें झूठी, ये वास्तविकता पे आधारित न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। अगर ये रियलिटी हो भी तो भी इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं साहब? आपको इन सब बातों में एक समानता, एक पैटर्न नजर नहीं आ रहा है? कितनी हिंदू लड़कियां जाने अनजाने में इस तरीके की हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार हुई हैं? कितनी तो मौत के घाट उतार दी गई या उन पर शारीरिक हमले हुए। नहीं, मुझे इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आता। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे कितने हिंदू मर्द हैं जो अपनी हिंदू औरतों के साथ सही ढंग से व्यवहार करते हैं, या ऐसे कितने हिंदू लोग हैं जिन्होंने बिना किसी झांसे से किसी हिंदू लड़की के साथ शादी की हो? हमारे इंडियन कोर्ट के अंदर ऐसे केस भरे हुए हैं। कितने केसेस हैं सर जिसमें हिंदू आदमी ने किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन लड़की से शादी कर उस पर अत्याचार किया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो या उनका धर्म बदलने की कोशिश की हो। शादी के दौरान उसने अपने हिंदू पहचान को गुप्त रखने की कोशिश की हो। इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही पैटर्न है सर। आप खुद इस फोल्डर में देख लीजिए, ये देखिए, हर दिन देश के हर राज्य में ऐसे लव जिहाद के कितने केसेस देखने को मिलते हैं और एक ही समुदाय के मर्द जानबूझकर हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बना रहे हैं। अवंतिका एक होशियार लड़की है, मगर उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है। मैं आपसे एक मौका मांग रहा हूं ताकि मैं अवंतिका का मन और भविष्य दोनों बदल सकूं, उसे समझा सकूं। और मैं ही क्यों, आप भी उसे समझा सकते हैं। उसे बताइए कि अगर वो अपने फैसले पे अड़ी रही तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाने की पूरी संभावना है। मेरे ख्याल से वो मुझसे ज्यादा आपकी बात पर विश्वास करती है। राजेंद्र जी, जिस बात पे मैं ही विश्वास नहीं करता तो उसको आधार बनाकर अवंतिका को कैसे समझाऊंगा? आपने बताया कि वो बहुत होशियार लड़की है, तो उसके निर्णय को स्वीकार कर लीजिए। जज साहब, मेरी और अवंतिका की जगह आप या आपकी बेटी होते तो आप क्या करते? आपका क्या रिएक्शन होता? राजेंद्र जी, मैं आपको एक कट्टरपंथी मूर्ख समझता था, लेकिन आप तो एक निहायत घटिया और निर्लज किस्म के इंसान हैं। आपको बस यही पैटर्न नजर आता है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। आपको इंसान के अंदर उसकी इंसानियत नहीं बल्कि दुश्मनी नजर आती है। जज साहब, मेरे भी कुछ करीबी दोस्त मुसलमान हैं। तब तो उनको आपके ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आप जैसे दोस्त हैं उनके। ये मीटिंग यही समाप्त होती है। मैंने गलती की जो आपको मीटिंग का समय दे दिया।
जज साहब, अगर अवंतिका को कुछ हो जाता है ना तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, सिर्फ आपकी। संजीव, ए संजीव, इधर आना संजीव, आ जल्दी आ, भाग गया। जल्दी आना यार, देर हो रही है। चलता हूँ। संजीव, हाँ माँ। लो बेटा, आज की पूजा का प्रसाद। क्या बात है बेटा, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं माँ, चलता हूँ, जाना है मुझे। हेलो। हाँ अभिषेक। हाँ संजीव, बोलो। यार मैं तुम्हें कोर्ट के बाहर मिलना चाहता हूँ। क्या? हाँ, कुछ जरूरी काम है। तो तुम अभी घर क्यों नहीं आ जाते? मैं 1 घंटे के बाद निकलूंगा। ठीक है, मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, सीधे चले आओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। ओके बाय। सर, आप रेडियो सुनना पसंद करेंगे? नहीं मोहन, नहीं। सर, आप रेडियो सुनना चाहते हैं? ऐसा क्या है अचानक आज? हैं? सर, वो अवंतिका वाला केस है ना, उसको मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही उछाल के बोल रहे हैं। हाँ, मीडिया वालों ने बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया, बिना बात के बतंगड़ बना दिया उन्होंने। हाँ सर। अच्छा चलो लगाओ, मीडिया वालों को भी सुनते हैं, क्या कहते हैं वो। जी सर। और आज के विशेष समाचारों में अगली खबर, देश में काफी चर्चा में रह रहे अवंतिका चौधरी और इजाज शेख के निकाह का मामला आज कोर्ट में समाप्त हुआ। एकल बेंच के जज संजीव जोशी ने अपने फैसले में अवंतिका चौधरी और इजाज शेख के निकाह की पूरी सहमति दी है। जज ने कोर्ट में उपस्थित अवंतिका के पिता और उनके जैसे अन्य लोगों की अवहेलना करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को रिश्तों में प्यार के बजाय सिर्फ धर्म ही दिखाई देता है। फैसला सुनाते वक्त जज संजीव जोशी ने कहा कि भारतीय न्यायालयों एवं न्याय प्रणाली को इस तरह के कट्टरपन के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। इस फैसले से काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उभर कर आई हैं। इजाज के वकील कपिल सैनी ने कहा कि ये फैसला इस सोच को प्रबलित करता है कि भारत का मौलिक सिद्धांत केवल धर्मनिरपेक्षता है। मशहूर कलाकार एवं विद्वान इस्माइल अख्तर ने कहा कि वो अवंतिका के साहसिक निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं और सत्य की जीत हुई है। उन्होंने इस नए जोड़े को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से ये दोनों एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। संजीव, तुम्हें इस बात का एहसास तो है ना कि तुमने कोर्ट में जो निर्णय लिया वो सही था। तुमने बिल्कुल सही निर्णय दिया था। इससे ज्यादा तुम कुछ और कर भी नहीं सकते थे। क्या सचमुच कुछ नहीं कर सकता था? तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी वही फैसला देता। नहीं अभिषेक, बात फैसले की नहीं है, और कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? अभिषेक, एक बात मेरे मन में बार बार खाई जा रही है कि मैंने बाप बेटी के अंदर समाधान कराने की कोशिश क्यों नहीं की। पर संजीव, तुमने तो कहा था कि वो लड़की अपने बाप के साथ जाना ही नहीं चाहती। हाँ,
पर यह भी तो हो सकता है कि उसे ना जाने के लिए मजबूर किया गया हो। मजबूर? और ऐसा कौन करेगा? वो लड़का। नहीं नहीं संजीव, नहीं। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अपने ही उसूलों से हट रहे हो। नहीं अभिषेक, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे असूल क्या है और मैं क्या सोच रहा हूं। सच बात तो यह है कि मेरे इस फैसले से एक लड़की की जान चली गई है। संजीव, मुझे लगता है कुछ दिन के लिए तुम अपने काम से छुट्टी लो। टेक ए ब्रेक। भाभी और प्रीति को भी साथ ले जाना। नहीं यार, प्रीति अगर साथ होगी तो और भी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। देन टेक जस्ट भाभी ना। थोड़ी सी ताजी हवा खाओगे एंड दैट चेंज ऑफ क्लाइमेट जो तुम्हें इन्हीं बातों को भुला देने में तुम्हारी मदद करेगा। नहीं अभिषेक, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा। मैं तो इस बात के अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं। एनीवे, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। संजीव, इतनी जल्दी? शर्मिला मैम कहाँ है? वो मैम तो शॉपिंग के लिए गई हैं। वो प्रीति मैम ने कुछ मांगा था तो वही लेने के लिए गई हैं। देखो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे कहना कि साहब की तबीयत ठीक नहीं है। वो ठीक है सर। सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः। क्या हुआ बेटा? क्या बात बेटा? माँ। हाँ बेटा। माँ, मुझे लगता है कि मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया कि अवंतिका के साथ क्या हुआ? पर आपको पता कैसे चला माँ? मैं जानती हूँ। पर कैसे? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, हिंदी अखबार भी पढ़ लेती हूँ मैं। मुझे लगता है माँ कि मेरे इस फैसले ने उस लड़की की जान ले ली। तो यही वजह है कल रात तुम ठीक से सो भी नहीं पाए। मेरे पूरे बदन पर और दिलो दिमाग पर एक बोझ सा आ गया जो मेरे गले से नहीं उतर पा रहा, और जब तक ये बोझ हल्का नहीं होगा ना मैं कुछ सोच पाऊंगा और ना कुछ कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि पाप का ये बोझ अब मेरे साथ ही जाएगा। अब तक तुमने कितने फैसले कोर्ट में सुनाए हैं, लेकिन मैंने कभी भी तुमको इतना परेशान इस हाल में ऐसा कभी नहीं देखा। जब मैं अवंतिका के पिता से आखिरी बार मिला था
तो उसने चीख कर कहा था मुझे कि जज साहब, अगर अवंतिका को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। और जो डर था वो सच में साबित हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ और फैसला सुना सकते थे? नहीं, कानूनी तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं। पर क्या? पर मैं उस लड़की को एक बार समझा सकता था कि वो अपने फैसले को बदल ले। जब वो मेरे को चैम्बर में मिली थी तो उसने कहा था कि वो मेरी एडवाइस को मानेगी। तो फिर तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उसके पिता पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो जो प्रमाण मेरे सामने रख रहे थे, मुझे उन पे भी विश्वास नहीं था। मैंने तब भी उन पर विश्वास नहीं किया जब उसके पिता ने मुझे कहा था कि जज साहब, अगर अवंतिका की जगह आपकी अपनी बेटी होती तब आप क्या करते? हालांकि मन ही मन मैं जानता था कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। मैं अपने ही उसूलों और विचारों में बंद सा गया था। मैं उन तथ्यों को नकारता रहा। मैंने उसके पिता से कहा था कि वो अपने मन के अंदर भेदभाव की भावना रखता है, पर असलियत तो ये थी कि मैं खुद उसके पिता के प्रति और उन जैसे दूसरे लोगों के प्रति अपने मन में भेदभाव रख रहा था। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? काश मैं समय को पीछे ले जाता और उस लड़की से एक बार अपने फैसले को पुनः बदलने की बात करता। नहीं संजीव, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं पूछ रही हूं तुम अपने साथ क्या करना चाहते हो? पता नहीं, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूं कि अब मैं किसी के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं करूंगा और ये मीडिया और बुद्धिजीवियों की बातों पर मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगा। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिन बातों को एक जज के तौर पर मुझे बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था, वो मुझे अब समझ में आ रही है, और वो भी तब जब एक लड़की ने अपनी जान दे दी। धिक्कार है मुझ पर। नहीं संजीव, मैं तुमसे शर्मिंदा नहीं हूं। एक इंसान जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बदलना चाहता हो, उसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं मां? तुम उस लड़की के पिता से मिलो और उनसे माफी मांगो, बात करो उनसे। वो तो मुझे देखते ही मार डालेंगे। कोई भी अच्छा पिता शायद यही करेगा और ये गलत भी नहीं होगा। तो फिर अगर तुम अपने दिलो दिमाग से इस बोझ को हल्का करना चाहते हो तो तुम्हें मौत से लड़ने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको?
हेलो बेटा, तुम वही नहीं जिससे मैं उस दिन ऑडिटोरियम में मिला था? और शायद आपको मेरी भेजी हुई अखबार की कटिंग मिल गई होगी जिसे पढ़कर आप यहाँ तक चले आए। क्या चाहिए आपको? अच्छा अच्छा, वो कटिंग तुम्ही ने भेजी थी? तो राजेंद्र जी? वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी हूँ जो अब भी जिंदा है। बेटा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। क्यों? आप क्या समझते हैं आप मेरे बाप से बातें करके थोड़ी सी बिरयानी और मीडिया में शोहरत पाने के लिए मेरा भी धर्म परिवर्तन करके मुझे भी किसी लड़के के साथ भगवाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा सर, आप गलत पते पर आए हैं। आप मुझसे गारंटी ले सकते हैं कि मैं अपनी बहन से हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, और तो और मैं ये भी ख्याल रखूंगी कि ऐसी गलती मेरे अपनों से भी ना हो। देखो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पिता से कुछ बात करना चाहता हूँ। पापा अभी आपसे बात नहीं कर सकते। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए। वो घर में है क्या? आपकी इतनी जरूरत कि आप हमारे घर तक चले आओ? ये आपका कोर्ट नहीं है सर। माफी चाहता हूँ बेटा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। किससे बात कर रही हो रोहिणी? जज? मैं संजीव। इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। वाकई? मैं आपका दुख बांटने और अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए आया हूं। यदि आप प्रायश्चित और बोझ हल्का करने आए हैं तो आप जा सकते हैं। मैंने आपको माफ किया, पर इसमें गलती आपकी नहीं है। बेवकूफ लड़की, कितना समझाया, चेतावनी भी दी, मानी नहीं। इस बच्ची की तरह मैं भी गुनहगार। आप जा सकते हैं। कोर्ट में तो आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया नहीं, पर अब आप क्या समझते हैं मैं यहां आपको आपकी बात कहने दूंगा? देखिए राजेंद्र जी, मैं यहां पर एक जज की हैसियत से नहीं बल्कि एक पिता की हैसियत से यहां पर आया। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि आप मुझे माफ करेंगे या नहीं, और मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि मेरे दिमाग से ये बोझ उतरेगा या नहीं। मैं सिर्फ यहां पर आपको सुनने के लिए आया हूं, आपसे बात करने आया हूं, और अगर आपकी अनुमति हो तो इस शोक सभा में शामिल होना चाहता
पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिल गए थे? गाड़ी देखो, गाड़ी मिली है, देखो गाड़ी बड़ी सब उन्होंने अरेंज कर गए थे। शादी करने के देखो, बच्चे पैदा करने को। और छोड़ देंगे लड़की को। शादी करा लड़की से, बच्चे पैदा करने को। ये सच बोल रहा है कि तू कहीं की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम। सच बोल रहा ना? सच बोल रहा।